सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। और ये है चैप्टर नंबर 11। ओके। सो इस चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन। आप इसको सिंपली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी कह सकते हो। ओके। तो इस चैप्टर में एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है ये मॉडर्न फिज़िक्स का। और क्वांटम फिज़िक्स का जो बेस होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए मॉडर्न फिज़िक्स का एक पार्ट है। इसके कुछ छोटे छोटी बातें जैसे कि डुअल नेचर, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमने कहाँ पढ़ा था आपको याद होगा। हमने इसको क्लास 11 में पढ़ लिया था, वो भी केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आई थिंक आई गेस 2 था, जिसे हम लोग कहते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है, बट फिज़िक्स का पर्सपेक्टिव जो होता है वो थोड़ा केमिस्ट्री से अलग होता है। यहाँ पर हम लोग फिजिकल फिनोमेना के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक बार क्विकली हमारा जो सिलेबस है उसे देख लेते हैं। ये ओवरऑल सिलेबस है जिसे हम पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ेंगे। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो क्लास 11 से हमने नॉलेज सीखा था वहाँ से मैं कुछ बातें बता दूँ आपको कि कैसे हम कह सकते हैं कि किसी मैटर का डुअल नेचर है। और ये डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? क्या ऐसा कोई फिजिकल एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देख सके कि हाँ डुअल नेचर होता है? तो ये समझ लीजिए ऐसा होता है। कहाँ पर होता है? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और अगर ये पार्टिकल है इसका मतलब इसका नेचर जो है वो मैटर का नेचर है। क्या किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाई स्पीड में यूज करते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव करता है, तो हम लोग इसको एज अ रे यूज करते हैं इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फॉर डिटेक्टिंग हाईली मैग्निफाइड images. रिसर्चर्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है। इससे हम लोग हाई इमेज लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, जैसे रे हम लोग का भेजा जाता था, इस तरीके से रे भेजा जाता था किसी एक सैंपल पे। और यहाँ से जो रे आता था इसे हम डिटेक्ट करते थे फोटोग्राफिक फिल्म पर या अपने आंखों से देखते थे, और ये इमेज को मैग्नीफाई करते थे। तो इंस्टेंट ऑफ रे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है एज अ वेव। सो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से कि मैटर हैज़ डुअल नेचर? यही कॉन्सेप्ट आ गया था मैक्सवेल के दिमाग में। और मैक्सवेल ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने, सिर्फ मैक्सवेल का नाम लेना ठीक नहीं होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा कि अगर मैटर का डुअल नेचर हो सकता है, वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वेव जो है वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव करे? ठीक है। सो डुअल नेचर ऑफ वेव, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइट, ये भी एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए बहुत सारा इफ़ेक्ट जो है वो इस इन चीज़ों को प्रूव करता है, जिसमें से कुछ इफ़ेक्ट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट, स्टार्क इफ़ेक्ट। ठीक है। ये सारे इफ़ेक्ट हमें ये प्रूफ करने के लिए काफ़ी हैं कि वेव को, लाइट को हम लोग सिर्फ वेव की तरह ट्रीट ना करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, रादर इसका मटेरियल प्रॉपर्टी भी होता है।
ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए और इसमें हम लोग फर्दर पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सब आपने पढ़ा है क्लास 11 में। वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए मेटल्स के बारे में, कि ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं वो मेटल के लिए होते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है तो आपसे अगर कोई मेटल का डेफिनेशन पूछे तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि मेटल जो शाइनी होता है जिसको हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आप आंसर नहीं करोगे। अगर आपको अच्छा केमिस्ट्री आता है तो आप ये बोलोगे मेटल्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप बोलोगे भाई साहब मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो काफ़ी लो होता है, मतलब कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं भाई, ये क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, एक किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर लेता हूँ, ठीक है। किसी भी एक, सपोज कैल्शियम के लिए हम लोग करते हैं 20 होता है, so this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हो ये फोर्थ सेल जो है इसका, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है ये, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? वैलेंस शेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये काफ़ी लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब इसमें मेटल का न्यूक्लियस के साथ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो ये वैलेंस जो है, मैं ये बोल सकता हूँ ये काफ़ी लूजली बॉन्डेड है। एज रिजल्ट इस इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक बॉन्ड के केस में कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री का मतलब ये नहीं कि फ्री है, ये फ्री इसलिए है क्योंकि जब ऐसे कैल्शियम के बहुत सारे मेटल्स कैल्शियम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हर एक एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे लूजली बॉन्डेड होते हैं और वो एक दूसरे में ऐसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। वो इसी मेटल के अंदर ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे में ऐसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, ओके। आपको मेटालिक बॉन्ड क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। तो मेटालिक बॉन्ड इज समथिंग लाइक दैट मेटल्स आर फ्लोटिंग इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने ये टर्म आपको कहा था कि मेटल एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहते हैं, ऐसा दिखता है मेटालिक बॉन्ड। और ये जो सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैं जो मैं यहाँ पर ब्लू डॉट से दिखा रहा हूँ, दे आर स्टेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? मेटल के केस में, लेकिन ये मेटल से अभी भी जुड़े हुए हैं। फ्री बोलने का मतलब ये नहीं कहीं बाहर चले जा रहे, ये मेटल में ही है। ये मेटल का मैंने बड़ा करके दिखा दिया साइज, एक्चुअली में मान लो मेटल ऐसा है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अंदर ही है ना, मेटल से बाहर थोड़ी निकल के बाहर आ रहे हैं, ये मेटल के अंदर ही है। तो इन मेटल्स से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है और उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी को हम केमिस्ट्री के टर्म में क्या कहते थे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम तब कहते थे जब एक एटम के बारे में हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पर एक एटम के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इसे सिर्फ वर्क फंक्शन रहने दो और इसको 5 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। साइंस में हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं कि मेरा ये न्यूक्लियस का लेवल है, इसको E0 कहा जाता है, और मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है तो मैं इसको EN बोल रहा हूँ, और ये इन्फिनिटी का एनर्जी लेवल है, मतलब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसको न्यूक्लियस के साथ कोई भी फोर्स फील नहीं करना होगा। तो मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में है। अगर यहाँ पर इसे एनर्जी मिल जाए, अगर इसे एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको इतना एनर्जी मिल जाए कि ये इस लेवल को क्रॉस कर जाए
तब ये फ्री हो जाएगा, उस मेटल से बाहर निकल जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोलेंगे एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इतना एनर्जी का गैप है ना, जितना मुझे एब्जॉर्ब करने पर ये बाहर जा पाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी भेज दिया है पीडीएफ का, तो आपको बहुत आसानी होगी, पढ़ लीजिए आप वहाँ से, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ लो अच्छे तरीके से। वर्क फंक्शन क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है, मतलब देखो इतना एनर्जी मुझे मिनिमम तो देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दोगे तो भी चलेगा। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन टू escape वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर से निकाल कर उस मेटल से बाहर निकाल देने वाले एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। और ये वर्क फंक्शन जो है, ये याद रखना, ये डिपेंड करता है ऑन मेटल इटसेल्फ, मेटल का नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमें पता है पोटाशियम का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स को यूज़ किया जाता है इन सच एप्लीकेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। हम लोग अभी और देखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या होता है। सो क्यों यूज़ किया जाता है एल्कली मेटल्स को? द रीज़न इज इनका वर्क फंक्शन कम होता है। तो ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ये याद रखना आप। दूसरा चीज़, ये डिपेंड करता है सरफेस ऑफ मेटल। आपका मेटल का जो सरफेस है वो कैसा है, पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, रफ है, ठीक है, उसको कैसा एप्लीकेशन किया गया, तो उस सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर जितना रफ सरफेस होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान होता है, वेल पॉलिश सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा फिजिकल फिनोमेना है, पर ये याद रखना उसके सरफेस पे डिपेंड करता है। और तीसरी बात आप याद रखना कि इस वर्क फंक्शन को मापा जाता है, इसका यूनिट जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, और एनर्जी का कौन सा यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में ज़्यादा मापा जाता है। और आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कन्वर्शन कभी कभी आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वर्क फंक्शन क्या होता है? क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि अब मैंने क्या कहा कि मैं अगर वर्क फंक्शन दे दूं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, है ना, ये मैंने कहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं मेटल सरफेस से। तो ये मेटल सरफेस से अगर कब हो सकता है, जब मेटल, सिंपल सा बात है कि जब मैं मेटल में एनर्जी ऐड करूँगा, मैं इसमें जैसे ये एनर्जी दूंगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, है ना। तो एनर्जी हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं, बहुत सारा तरीका पॉसिबल है, इसमें से कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको भेज चुका हूँ पहले ही। पहला मैंने क्या बताया था उसमें, उसमें मैंने आपको बताया था थर्मल टेक्निक, है ना। इसको हम लोग कहते हैं थर्मियोनिक, ओके, मियोनिक, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन नाम से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, मेटल को क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका ये मेटल था, ये क्या था हमारा, मेटल था, और देन मैंने क्या किया, इस पे हीट देना शुरू कर दिया। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने से कोई भी चीज़ कैसा दिखता है हमें, रेड हो जाता है ना, रेड हॉट हो जाएगा। अब ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे इसके सरफेस पे, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा और वो सरफेस को छोड़ के भागने लगेंगे कुछ इस तरीके से। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मो थर्म थर्मली एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। सो कहा क्या जाता है, थर्मियोनिक
एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं थर्मियॉन्स। ये नाम याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है। थर्मियॉन्स का मतलब क्या? थर्मली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। दूसरा तरीका क्या है हमारा? दूसरा तरीका है फील्ड एमिशन का। फील्ड एमिशन का एक और नाम है कैथोड एमिशन। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा है आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे इसका नाम पड़ा है। सो एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें हम एक मेटल को हाई फील्ड में रख देते हैं। हाई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास पॉजिटिव आता है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास नेगेटिव आता है। ठीक है। अब इसके इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने अपना मेटल रख दिया। अगर ये यहाँ पर मैं वीक फील्ड लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे सरफेस से। तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये निकल कर इधर भागना शुरू करेंगे। ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कैथोड एमिशन, और सिंपली स्ट्रॉन्ग फील्ड और फील्ड एमिशन। ठीक है। तीसरा जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन। आपने कभी देखा है स्कूल में, घर में, कहीं पे भी, कि मान लो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और वो लोग किसी तीसरे इंसान को ऐसे उनसे हाथ लग गया, ठीक है, उसको पीट दिए तीसरे वाले को। अब तीसरे वाला भी उनमें जुड़ गया। अब तीसरा वाला किसी चौथे को अगर पीट दे तो फिर चौथा वाला भी उसमें जुड़ जाएगा, और ये चलता रहेगा। ओके। सो यही चीज होता है मेटल्स में भी। क्या हो रहा है, सपोज करो आपका ये मेटल है, ठीक है। मेटल का एक सरफेस है, नॉट ओनली मेटल, मैं एक सरफेस बता रहा हूँ ये। दिस इज मेटल सरफेस। अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से आके इस मेटल से टकराया। हम लोग बोलेंगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आके जाकर मेटल से टकराएगा, तो मेटल से टकराना मतलब एटम इंटरेक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन जाके उस मेटल का एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा वहाँ से। तो वहाँ से वो तो खुद भी टकराने के बाद बाहर आएगा ही। ये मेरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को जो पहले से था, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये तो रहेगा ही, ये तो प्राइमरी वाला है, लेकिन अपने साथ वहाँ से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल के भी लेके चला आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वे सेकेंडरी एमिशन टेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे। चौथा जो है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी सुन लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने ऑलरेडी जान लिया है, पर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पर अगर एक ऐसा मेटल ले जो कि जिसका वर्क फंक्शन ऑब्वियसली क्या हो, कम हो, तो हम लोग यहाँ एक मेटल लेते हैं जिसका वर्क फंक्शन कम हो, जैसे कि एल्कली मेटल। ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा रे भेजते हैं जिसका एनर्जी हाई हो। ये हमने क्या किया, एक रे भेजा ऑफ हाई एनर्जी। अगर ऐसा हम करें तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस से इस रे के वजह से यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन्स को जो एमिट हो रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज फोटोन के वजह से और लाइट के वजह से ये एमिट हुए हैं, सो इसीलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने एक बात कही जो हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ कहा ऑफ हाई एनर्जी। तो आपको मैंने पढ़ाया था ना कि एनर्जी जो होता है फोटोन का, हम लोग अभी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सुन लो। एनर्जी जो होता है फोटोन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये मैक्सवेल का थ्योरी है, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एच न्यू। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसीलिए बुक में ऐसा लिखा जाता है लाइट, ध्यान से आप पढ़ना, मैंने नोट्स में भी लिखा है, लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का वर्ड इसलिए आता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी वाला आप लाइट को ले लोगे तो उसका एनर्जी तो कम रहेगा ना। रेड लाइट के लिए एनर्जी कम होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है? ब्लू लाइट या वायलेट लाइट का। तो ब्लू लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा और रेड लाइट का एनर्जी कम होगा। तो देखना है, रेड लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। ब्लू लाइट से आसानी से हो जाएगा। रेड लाइट का कितना भी इंटेंसिटी डाल दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। यही तो खासियत था एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का, जिनके वजह से उनको 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ही इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनसे बहुत पहले बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे अच्छा समझाया था, सबसे अच्छा बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैंने यहाँ पे बस आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाई। नेक्स्ट पिक्चर जब हम देखेंगे उसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में समझेंगे। पर उससे पहले, इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, दो महान साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली तीन महान साइंटिस्ट हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले, ठीक है। उनका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सुन लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे हर्ट्ज। के नाम पे तो फ्रीक्वेंसी का नाम है। सो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था, एकदम कहानी की तरह सुन लो, नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था कि अगर अल्ट्रा वायलेट रे को हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अगर डालते थे, डिस्चार्ज ट्यूब में कंडक्शन होने लगता था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता था आराम से। इसका मतलब लाइट का जरूर करंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अगर मैं पिक्टोरियली समझाऊं तो ऐसा उन्होंने एक सेटअप बनाया होगा। यहाँ बैटरीज लगाए होंगे। ओके, इसको पॉजिटिव नहीं करते, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव करना होगा। एक्चुअली ऐसा मैंने क्यों किया आपको बाद में समझ में आएगा। तो क्या हो रहा था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर करंट मैं फ्लो करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस की को बंद करना होगा। इस की को बंद करने के बाद भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब अल्ट्रा वायलेट रे को इस विंडो से अंदर भेजा जाता था, यूवी रे, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर एमीटर कुछ भी बिठा दिया था कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो तो मुझे डिक्टेट करो। जब लाइट को भेजा जा रहा है तब करंट फ्लो हो रहा है, जब लाइट को बंद कर दिया जा रहा है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं लाइट को भेज रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इधर की तरफ भाग रहे हैं, और फाइनली ये पाथ जो है, ये सर्किट जो है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। यह ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा क्यों हो रहा है और ये यूवी रे के साथ ही क्यों हो रहा है। दूसरे लाइट्स के साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं बताया, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो है हेल्वॉट्स का।
हेल्वर्स ऑब्जर्वेशन क्या था, इनका ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी अच्छा है। इनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर मैं कोई एक नेगेटिव प्लेट लेता हूँ, मान लो ये मेरा मेटल का सरफेस है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली नेगेटिव चार्ज है इसमें, और इसके ऊपर अगर मैं लाइट को इम्पिंज करवाता हूँ, मतलब लाइट को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाता हूँ, तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद इसमें का सारा नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, सारा नेगेटिव खत्म होके ये मेरा मेटल सरफेस जो है ये न्यूट्रल हो गया। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और उन्होंने फिर क्या किया, बोला कि नहीं चलो अभी रुकना नहीं है, इस पे और लाइट डालो। उन्होंने इस पे और लाइट डाला और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये मेटल सरफेस जो न्यूट्रल हो गया था नेगेटिव से, अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, या तुम लोग भी अगर रहते साइंटिस्ट तो क्या ऑब्जर्वेशन निकालते कि अगर मैं लाइट भेजता हूँ तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। ये निकलता है तो ये न्यूट्रल बन जाता है, न्यूट्रल से फर्दर अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये था हेल्वर्स का ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। और फाइनली एक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन है जो है लिनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन। लिनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था, लिनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हम लोग का हेल्पफुल है। इन्होंने एक सेटअप बनाया, और सेटअप कैसा था, जैसा कि हमने हर्ट्ज का सेटअप देखा था वैसा ही कुछ, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, चलो हम लोग लाइट को एनोड पे भेजते हैं। तो एनोड पे जब ये लाइट भेजे तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जा, सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल कर पॉजिटिव कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो अच्छी बात है, यहाँ पर करंट, इन्होंने फिर इसको क्या किया होगा, इन्होंने यहाँ पे एमीटर लगाया होगा, डिफ्लेक्शन देखा होगा, बोला चलो सही बात है, अब चलो सेटअप को उल्टा कर देते हैं। फिर उन्होंने सेटअप को पूरा उल्टा कर दिया। कैसे सेटअप उल्टा हुआ, अब इन्होंने क्या किया, लाइट को स्ट्राइक करवाना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ एनोड, कैथोड पर। अब ये कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई करके। अब ये लाइट जब इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा है एनोड की तरफ, तो यहाँ से इनको पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। इससे फर्दर एक और ऑब्जर्वेशन हमारा आया जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन। लेकिन इन सबसे सबसे अच्छा जिन्होंने ऑब्जर्वेशन समझाया था वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस टॉपिक को और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हैव एनी क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है, कमेंट्स करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और इलेबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोन्स को पढ़ेंगे, फोटोन्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पढ़ेंगे एंड मैनी मोर। थैंक यू।